देखिए, हीट ट्रांसफरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब कोई मेटल हीट होता है तो वो मेटल हीट प्रोड्यूस करता है। अगर हम उसके साथ किसी और मेटल को, जस्ट लाइक शिंक, किसी और मेटल को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं एक प्रेशर के साथ, तो वो अपना, सपोज ये प्रोसेसर है, एक दूसरा मटेरियल सिंक अटैच की, तो इसकी ट्रांसफरिंग सारी हीटिंग की इधर आ जाएगी, इस प्रोसेस पे, इस मटेरियल पे आ जाएगी, इस प्रोसेस के थ्रू। बाद में ये मटेरियल्स एरिया में बड़ा होता है, इसमें ग्रुप्स कटे होते हैं, इसकी केसिंग ऐसी होती है कि इजीली इसको कूल किया जा सकता है। उसके ऊपर फैन लगा होता है, इस हिंज के ऊपर, और इजीली होता है, इस सिंक के ऊपर फैन लगा होता है, साथ में इजीली होता है इसको क्लीन करना। तो देखिए, एक प्रोसेसर फैन खाली फैन ही नहीं होता, उसके साथ एक सिंक भी होती है, एक सिंक लगी होती है। तो प्रोसेसर फैन उस सिंक को कूल करता है और वो सिंक सारी हीट खींच के लेके आती है प्रोसेसर से। तो देखिए, इस तरह से प्रोसेसर की कूलिंग होती है। बट आप लैपटॉप में देखेंगे कि कॉपर की सिंक होती है, अंदर से बाहर तक आती है, बाहर एक कूलिंग फैन लगा होता है जो उसकी हीटिंग को सारा बाहर निकालता है। देखिए, कूलिंग मटेरियल भी बहुत टाइप्स के आते हैं। कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, तो इसलिए फटाफट ट्रांसफरिंग इधर से उधर भेजने में हेल्प करता है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो हीट ट्रांसफरिंग के लिए बहुत बेटर होते हैं, बट ज़्यादातर जो मैंने मेनली देखे हैं, ज़्यादातर एल्यूमिनियम हम लोग यूज करते हैं। काफ़ी चीप भी आता है, क्योंकि 250-300 रुपये का फैन आ जाता है इजिली, और उसको आप यूज कर सकते हैं। अब साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, एक प्रोसेसर की वजह से आपके सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब यदि उसकी दिक्कत है तो आप कैसे जज करोगे कि मेरे प्रोसेसर में ये प्रॉब्लम है। देखिए, मान लीजिए आपने सिस्टम को ऑन किया, सपोज जब आपने सिस्टम को ऑन किया, डिस्प्ले नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं क्या हुआ। आप सिस्टम को ऑन कीजिए इजीली तरीके से। देखिए, प्रॉब्लम क्या है इसको जज करना इतना आसान नहीं होता है, इसमें समय भी लगता है, और जल्दबाजी में तो गलत डिसीजन ही लिए जाते हैं। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। बट मैं अभी प्रोसेसर के बारे में बता रहा हूँ कि प्रोसेसर की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे जज कर सकते हैं। आपने सिस्टम ऑन किया, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, डिस्प्ले देगा ही नहीं यदि आपका सिस्टम डेड है, सिस्टम खराब है, सीपीयू खराब है। सिस्टम में अगर सीपीयू आपका खराब होगा तो आपका डिस्प्ले मिलना ही नहीं है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैबिनेट का कवर खोलेंगे और आप पावर सप्लाई में प्लग लगा के ऑन करेंगे सीपीयू का बटन। उसमें देखेंगे फैन ऑन हो गया। अब फैन तो ऑन हो गया, डिस्प्ले अभी भी नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, इस फैन को आप बाहर निकाल दीजिए। सीपीयू फैन को बाहर निकालने के बाद अब आप छू के देखिए, हल्का सा टच कीजिएगा, फिंगर आपकी जल भी ना जाए, बर्न हो सकती है फिंगर अगर आप ज़्यादा देर चला होगा तो आप देखते हैं तो देख पाते हैं कि बिल्कुल कूल है, ठंडा ही है, वो गर्म हो नहीं। स्टेट में इसकी कनेक्ट नहीं है पूरी तरह से, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो बोर्ड में दिक्कत हो सकती है, प्रोसेसर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल मैं अभी प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर निकालेंगे, दूसरा रिप्लेस करके आप लगा के देखेंगे। यदि डिस्प्ले देता है तो ठीक है, फिर आप फैन को प्लेस कर दीजिए उसकी होम पोजीशन में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, प्रोसेसर अगर आप चेक कर रहे हैं उस दौरान, क्योंकि ये बिल्कुल बोर्ड ओपन है, स्क्रू या पेचकस गिर नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, बोर्ड पे बर्न हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए खास ध्यान रहे, आपने क्या करना है, प्रोसेसर फैन को साइड में रख दीजिए और प्रोसेसर को हाथ से टच कीजिए। अगर वो हीट हो रहा तो मतलब प्रोसेस काम कर रहा है, प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, प्रोसेसर काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम कहीं हो रहा है, अब वो आपको दिख रहा है। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी बात आती है कि मेरे पास फोन आता है, बोलते हैं कि जी मेरा सिस्टम थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है। इसको कैसे सही करेंगे, इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एक खास बात बता देता हूं। यदि हमारा कूलिंग फैन काम नहीं कर रहा है, आपको तो पता चल गया नहीं चल रहा है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कूलिंग फैन खराब हो गया और प्रोसेसर चल रहा है, तो प्रोसेसर तो गर्म होके बर्न कर देगा, पूरा सिस्टम ही हीट हो जाएगा और सब कुछ जल जाएगा। इसके लिए थर्मोस्टेट लगा होता है उसके अंदर, जिसको बोलते हैं हम टेम्परेचर सेंसर। मतलब एक टेबल होती है। टेबल का मतलब क्या होता है, देखिए टेबल समझ लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। टेबल का मतलब होता है कि यदि टेम्परेचर प्रोसेसर का 65 आया तो वो टेबल काम करेगी। मतलब एक सिग्नल बोर्ड के थ्रू सप्लाई पे जाएगा, सप्लाई, पावर सप्लाई, एसएमपीएस, वो सप्लाई सिस्टम को बंद कर देगी। और जैसे ही टेम्परेचर 32 सेंस करेगा, वो टेबल में 32 आएगा तो सीपीयू
मतलब वो सिस्टम ऑन हो सकता है क्योंकि वहां से सिग्नल ग्रीन मिलेगा। अब क्या होता है, फैन चलता नहीं है, सिस्टम ऑन कर दिया, आप चलते तो टेबल में पहुंचा 64 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कंप्यूटर को पता चल गया, वहां से एक सिग्नल गया सप्लाई के पास, उसने शट डाउन कर दिया, आपका सिस्टम बंद। उसे मतलब नहीं है कोई काम ऑन था या नहीं था। क्यों? दिस इज ओनली फॉर सेफ्टी, और ये बहुत जरूरी भी है। ये टेम्परेचर सेंसर सीपीयू के अंदर ही होता है, इसे थर्मोस्टेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर देखे होंगे, बट वी कांट सी, क्योंकि इनसाइड होता है प्रोसेसर के। तो मैंने आपको बताया मेथड, ये इस तरह से हम लोग जज कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर ये प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए फैन भी चल रहा है और सीपीयू भी गर्म है और शट डाउन हो रहा है, तो सर जी एक बार चेक तो कर लीजिए कि सीपीयू फैन ठीक से लगा भी है, वो फैन के साथ जो शिंक है वो उससे अटैच है, प्रॉपरली कनेक्टेड है, लोग तो खराब नहीं हो गए हैं फैन के जो सही से कनेक्टेड ना हो। ऐसी बहुत बार प्रॉब्लम आती है, तो ये खास कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं आप बार बार हीट हो रहा है, बार बार शट डाउन हो रहा है, बार बार, इससे क्या होता है, बर्न हो जाता है, फिर उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं चलता है हमारा सीपीयू। तो प्रोसेसर के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है, बट मैं समझता हूं कि अगर आप इतना भी सीख लेंगे तो आपको कोई जल्दी से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और साथ ही आप किसी को इजीली तरीके से समझा भी पाएंगे। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मैं बाद में आपसे पूछ सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में देंगे बाद में नेक्स्ट टाइम, तो मैं उसके रिगार्डिंग कोई नई वीडियो बना के भी आपको दूंगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं चलते समय प्रोसेसर बहुत हीट हो जाता है, जिसका टेम्परेचर मेजर करना भी मुश्किल है। अराउंड मेरे हिसाब से 150 से 200 डिग्री तो हीट होता ही है। बट अब देखिए, वो इतना हीट होता है तो उसको ठंडा करने के लिए कोई ना कोई कूलिंग सिस्टम भी लगा होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कूलिंग फैन। सीपीयू फैन भी बोलते हैं इसे, माइक्रो प्रोसेसर फैन भी बोलते हैं। क्लियर? देखिए, बेसिकली आपने एक स्टडी की होगी, हीट ट्रांसफरिंग प्रोसेस। प्रोसेसर गर्म होता है, डायरेक्ट उसको तो ठंडा किया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोसेसर का साइज स्मॉल है, 2x2। जब आप प्रोसेसर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस समय आपको पता होगा कि मुझे किन किन टूल्स का यूज करना है, तो वो ही टूल अपने साथ रखें। साथ ही जब आप प्रोसेसर फैन, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जब प्रोसेसर रन होता है, जब प्रोसेसर काम में होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है, इतना ज़्यादा हीट होता है कि आप उसे टच नहीं कर सकते। वन टाइम ऐसे ही हुआ था, जब फर्स्ट टाइम, जब मेरी लर्निंग टाइम था, 2007 के आसपास की बात है। एक प्रोसेसर को जब मैंने उसे छुआ तो मेरा हाथ बर्न हो गया था, मेरी फिंगर्स बर्न हो गई थी, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा हीट होता होगा, बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो डोंट टच। अगर आपका प्रोसेसर, आपका सिस्टम ऑन है और सडनली आप उसको बंद करके प्रोसेसर को बाहर निकालते तो हाथ से आप निकाल ही नहीं सकते। उसके लिए या तो आपको ठंडा करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ समय रखना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे भूमि पॉइंट चैनल में दोबारा से। अभी हमने लास्ट सेशन में माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने प्रोसेसर के टाइप्स सुने हैं, P4, ड्यूल कोर, कोर टू ड्यू, i3 और i7। देखिए, बेसिकली क्या है, होता तो नाम का प्रोसेसर ही है, बट उसमें अंतर कैसे है और स्पीड कैसे उसमें डिफर हो रही है, इसके लिए हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, एक प्रोसेसर जो P4 है, ये काफ़ी पहले आते थे। आज की डेट में हमें पुराने वर्जन्स मिल जाएंगे, मतलब पुराना प्रोसेसर्स हमारे पास होंगे, क्योंकि बोर्ड्स मिलने थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि प्रोसेसर के साथ बोर्ड का मैचिंग होना जरूरी है। आज की डेट में P4 प्रोसेसर्स नहीं आ रहे हैं, बट पुराने जो मार्केट में थे वो अवेलेबल हैं, तो बोर्ड तो नहीं आने नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, पुराने बोर्ड्स को रिपेयर करके उसमें उस प्रोसेसर को यूज करके आगे सिस्टम बनाते हैं। बट अब ये न्यू सिस्टम नहीं है, ये सारे पुराने हैं जो रिपेयर करके या फिर बोर्ड को दोबारा से वॉश करके न्यू बना के उसको मार्केट में सेल भी करते हैं। कुछ लोग ऐसा सुनने को भी मिला है और साथ में कई बार प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं मार्केट के अंदर। बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कभी कंप्यूटर लेने जाएं मार्केट से, तो आप लेटेस्ट लें, लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। हम आपको आगे पार्ट्स में, जब हमारे नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि नई नई कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है और क्या बेस्ट रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे माध्यम से सही जानकारी जरूर मिलेगी। ठीक, साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में काउंट की है कि ये कभी खराब ही नहीं होता है।
मैंने 15 साल के करियर में, जब से मैं कंप्यूटर्स लाइन में हूं, आज तक मैंने 2 से 3 प्रोसेसर खराब देखे हैं। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि प्रोसेसर खराब हो। तो मैं आज कुछ आपको अच्छे से जानकारी देना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। ठीक, तो देखिए, प्रोसेसर P4 ड्यूल कोर, कोर टू ड्यू, i3, i7, i5, इतने सारे प्रोसेसर हमारे मार्केट्स में होते हैं। साथ में सर्वर प्रोसेसर भी होते हैं जो हाई स्पीड होते हैं, उसके बारे में अलग से मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? देखिए, P4 प्रोसेसर में क्या है, कोई भी प्रोसेसर में 2 चीजों पे डिपेंड करती है उसकी स्पीड, एक मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। 2 चीजें हमारी काउंट होती हैं। मल्टीटास्किंग पहली चीज है कि ये एक बार में एक से भी ज्यादा काम कर सकता है। दूसरा होता है मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब ये इसके 2 फीचर्स होते हैं प्रोसेसर के, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, यदि एक मदरबोर्ड है उसमें एक प्रोसेसर लगा है और वो परफॉर्म कर रहा है, और एक मदरबोर्ड है जिसमें 2 प्रोसेसर लगे हैं, तो वो काम को जल्दी करेंगे। मतलब कुछ बोर्ड्स ऐसे भी हैं, सर्वर बोर्ड बोलते हैं उनको ज्यादातर, जिसमें 2 प्रोसेसर एक साथ लगाए जा सकते हैं और वो स्पीड उस सिस्टम की बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 2 प्रोसेसर एक साथ परफॉर्म करते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारा P4 प्रोसेसर है, ये पिन टाइप आते थे सर। पिन टाइप प्रोसेसर में थोड़ी दिक्कत आती क्या थी कि पिन उनकी मुड़ जाती थी, बैंड हो गई, फिर 1-2 बार बैंड हुई, आपने उसको ठीक भी किया, बट 2-4 बार ऐसा हुआ, फिर आपका ब्रेक हो गया, और उसको इंस्टॉल करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। ज्यादातर केसेस देखे गए हैं हमारे प्रोसेसर में, जो पिन होती थी वो मुड़ ही जाती थी और कई बार वो सही भी नहीं होती थी। तो उसमें जो स्लॉट होता था, प्रोसेसर स्लॉट जो मदरबोर्ड में होता था, उसमें मेल और फीमेल पार्ट मिलना उसमें बहुत टफ हो जाता था। कई बार तो प्रोसेसर डैमेज हो जाते थे और उनकी वारंटी भी खत्म हो जाती थी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जितने भी आगे प्रोसेसर रिलीज हुए हैं वो सारे पिनलेस हुए। तो पिनलेस से क्या फायदा हो गया कि हमारा बैंड होने का खतरा खत्म हो गया, और आज की डेट में जितने भी प्रोसेसर आते हैं सारे पिनलेस आते हैं। देखिए, P4 प्रोसेसर में 32 बिट का होता है। मैंने आपको बताया है कि प्रोसेसर P4 32 बिट का है। आगे जितने भी प्रोसेसर है सारे 64 बिट के हैं। अभी 64 बिट के बाद का हमारा मार्केट में ऐसा कोई प्रोसेसर नहीं है जो हम लोग अपने ऑफिशियल काम में या होम पर्पज से यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे आएगा या ऐसा कुछ होगा तो मैं और स्टडी करके आपको इसके बारे में जानकारी भी दूंगा। देखिए, 64 बिट प्रोसेसर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि बिट के हिसाब से प्रोसेस होती है कि प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है। कोई प्रोसेसर मान लीजिए 3 गीगाहर्ट्ज का है और 32 बिट का प्रोसेसर है P4। यदि ऐसे ही 64 बिट की बात करें, ड्यूल कोर 60 बिट प्रोसेसर है और वो 1.5 गीगाहर्ट्ज का है, तो स्पीड दोनों की सेम होगी। क्योंकि एक P4 में गीगाहर्ट्ज ज्यादा है तो बिट तो कम ही होते हैं ना, बट ड्यूल कोर में बिट ज्यादा है तो उसके हर्ट्ज कम हो गए। इसलिए जब आप मार्केट से परचेस करने के लिए जा रहे हैं ड्यूल कोर या P4 या कोर टू ड्यू, तो आप दोनों चीजें मैच कीजिए कि बिट क्या है। बिट तो कम कॉमनली है कि ड्यूल कोर है तो 64 बिट है, बट गीगाहर्ट्ज जो उसकी क्लॉक स्पीड है उसको नोट करना जरूरी है कि ये कितनी है। क्लियर? आप उसके साथ साथ उसकी बस स्पीड भी देख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूंगा। देखिए, इसकी इंस्टॉलेशन क्या रहती है। एक मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर है उसको इंस्टॉल करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये इतनी ज्यादा जरूरी है जितना हमारे लिए किसी इक्विपमेंट की सेफ्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर हमने जरा सी भी गलती हुई तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे अभी सपोज मैं किसी सिस्टम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर इंस्टॉल कर रहा हूँ, बोर्ड में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो चिप पुलर का यूज करना है। चिप पुलर क्या होता है, वो उसको निकालने के काम है, स्लॉट से आउट करने का काम भी करेगा चिप पुलर, साथ में फिक्स करने का भी काम करेगा। बट फिक्स तो हम हाथ से भी कर लेते हैं इजिली। अब देखिए, चिप पुलर एक ऐसी डिवाइस है जो कि सॉकेट में प्रोसेसर को बैठाने का काम करती है। क्लियर? देखिए, प्रोसेसर में एक नोच होती है, प्रोसेसर में एक नोच होती है, मतलब चौकोर है, उसके एक कोने एक भाग में एक मार्क बना हुआ होगा जो इंडिकेट करेगा कि आपको ये मार्क मैच करना है मदरबोर्ड के स्लॉट के इसी मार्क से। तो ये बिल्कुल ना भूलें, उस मार्क को मैच कराना। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई कि आज की डेट में जितने भी प्रोसेसर आते हैं वो पिनलेस आते हैं, बट जितने मदरबोर्ड आते हैं उनमें
स्मॉल साइज की पिनें होती हैं, वो पिनें इनके सर्किट से टच होती हैं, तब प्रोसेस पूरा होता है। यदि बोर्ड की पिन मुड़ जाती हैं, वो कब मुड़ेंगी, जब आप गलत फिट करेंगे। तो इसलिए ध्यान रहे, नोच जो उसका मार्क है प्रोसेसर का, कौन एक कॉर्नर में आपको मिलता है, उस नोच को नहीं भूलना है, उस नोच को खासकर आपको ध्यान रखना ही रखना है। देखिए, अब इंस्टॉलेशन के समय आपको क्या करना है, पहली चीज, आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर नहीं होना चाहिए। यदि आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर है और आपके हाथ से गिर जाता है, उस मदरबोर्ड ऑन है सपोज, तो वो डैमेज कर सकता है, क्योंकि आप मान लीजिए इंस्टॉलेशन कर रहे हो, उस समय हो सकता है कि आपने सिस्टम को ऑन रखा हो, मिस्टेक्स, पहली बात तो सारे कनेक्शन डिस्कनेक्ट ही होने चाहिए, बट फिर भी प्लास नहीं होना चाहिए, पेचकस नहीं होना चाहिए आपके हाथ में, कोई भी नट बोर्ड पे तो नहीं पड़ा है। कई बार ऐसा होता है बोर्ड्स के नीचे होता है, टच हुआ, शॉर्ट सर्किट, खत्म बोर्ड। तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान